हेलो एवरीवन। इन टुडेज़ क्लास मैं आपसे बात करने वाला हूँ रिगार्डिंग द प्रोविज़न ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 एज़ पर द आरपीएससी एपीयू एग्ज़ाम। राजस्थान में जो एपीयू एग्ज़ाम होने वाला है उसके अकॉर्डिंग। सो एपीयू एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इन द लॉ यू विल फाइंड दैट देर आर ओनली very limited provisions, not all the provisions. For example, section 1, section 2, section 3, section 4 and section 6, only these sections are there. 1, 2, 3, 4 and 6, these 5 sections we have to cover for the RPSC APO examination, right? So today we are going to discuss this provision of offenders, that is the act of 1958। ये जो लॉ बनाया है 1958 में, इसका नाम है प्रोविशन और दूसरा टर्म है ऑफेंडर। आप ये सोचिए कि देयर इज़ अ क्राइम होने के बाद जब ट्रायल का स्टेज आता है और ट्रायल के स्टेज में ये प्रूव हो जाता है कि जो अक्यूज्ड पर्सन है जिसके ऊपर चार्ज लगे थे, दैट अक्यूज्ड इज़ द पर्सन जो ऑफेंडर है, उसी ने ऑफेंस कमिट किया है। अक्यूज्ड का मतलब वो हो गया कि जिसके ऊपर शंका है, शंका का मतलब देयर इज़ अ डाउट, और जब वो डाउट क्लियर हो जाए तो वही अक्यूज बन जाता है ऑफेंडर। तो ये जो लॉ है ये एक तो ऑफेंडर्स के लिए है, और क्या है, उनको प्रोबेशन करना है। प्रोबेशन का मतलब होता है माफ़ करना। अब माफ़ किस तरह से किया जाएगा वो सेक्शन 4 के अंदर आपको पता लगेगा, क्योंकि यही बात करता है पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। ठीक है, तो ये जो लॉ है 1958 का, इसका जो पर्पज़ है वो क्या है? इसका पर्पज़ ये है कि जो ऑफेंडर है उनको हम माफ़ कर दें। और हम माफ़ क्यों कर दें? जिससे वो समाज में वापस सुधार करके अपने आप में समाज का हिस्सा बने रहें, और जो गलती उनसे की है उस गलती को वो दोबारा ना कमिट करें। तो बेसिकली एक थ्योरी काम करती है, थ्योरी है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। रिफॉर्मेटिव थ्योरी जो है ये एक क्राइम की थ्योरी है जो बात करती है कि आपको सोसाइटी में इस तरह के लॉ बनाने चाहिए जिससे सोसाइटी में बदलाव आए, रिफॉर्म आए। ठीक है, तो ये लॉ जो है वो रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट के ऊपर बेस्ड है। आइए बात करते हैं इस एक्ट का। वो एक्ट नंबर 20 है ये 1958 का। 16 मई 1958 इसका डेट है, जो कि इनैक्टमेंट डेट है। इनैक्टमेंट, ENAC, इनैक्टमेंट डेट वो डेट होती है जिस दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी लॉ पे अपना साइन कर देगा, दैट इज़ द इनैक्टमेंट डेट। और दूसरी जो डेट होती है उस डेट को बोलते हैं इन्फोर्समेंट डेट, कि ये जो लॉ है ये कब से लागू होगा। तो वो सेक्शन 1 में लिखी होती है। तो अभी सेक्शन 1 में एक बार इन्फोर्समेंट डेट देखते हैं। यहाँ लिखा है इट शैल कम इन टू फोर्स इन अ स्टेट उसी तारीख पे एज द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट अपॉइंट एंड डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट। तो ये जो लॉ बनाया, ये बनाया पार्लियामेंट ने 1958 में।
पार्लियामेंट में बनने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन कर दिया ऑन 16 में। लेकिन इशू यहाँ पे ये आ गया कि इस लॉ को अप्लाई करना था, जब इन्फोर्स करना था तो उस टाइम ऑलरेडी एक लॉ चलता था, दैट वाज CRPC। और उस टाइम जो CRPC हुआ करती थी वो हुआ करती थी 1908 वाली CRPC। बाद में जो CRPC चलती थी दैट वाज ऑफ 1973, लेकिन पहले जो CRPC थी वो 1908 की थी। और अब करंट में जो चलता है दैट इज़, जो अब करंट में चलता है वो है अब BNSS 2023। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है 1898, यस मैंने 1908 लिखा है यहाँ पे, दैट इज़ 1898। सिर्फ ये एक ध्यान रखें, CRPC जो उस टाइम चला करती थी वो 1898 की थी। ठीक है, पहली CRPC 1861 की थी, दूसरी 1898 की थी, तीसरी 1973 की थी, और अभी जो BNS है वो 2023 का है। ये CRPC का डेवलपमेंट हुआ। तो CRPC का जो सेक्शन 1973 का है वो था सेक्शन 360, जिसमें बात लिखी है प्रोबेशन की। तो प्रोबेशन का प्रोविज़न यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी था, मतलब 1898 का भी जो CRPC था उसमें भी हमारे पास प्रोबेशन का एक प्रोविज़न था। प्रोबेशन का मतलब क्या होता है? प्रोबेशन का मतलब अभी हमने देखा, प्रोबेशन का मतलब होता है, ये ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा था, माफ़ करना, कि आपने ऑफेंस किया लेकिन हम आपको माफ़ कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं, किन ग्राउंड पे छोड़ रहे हैं, वो अभी हम सब आगे देखेंगे। तो अब बात आती है यहाँ पे कि इसकी कोई भी डेट नहीं दी गई। तो क्या बोले स्टेट गवर्नमेंट को हम एम्पावर करते हैं कि वो अपनी मर्जी से इस लॉ को अप्लाई कर ले, जिस भी तारीख को वो चाहें उस तारीख को वो अप्लाई करें। साथ में ये भी बोल दिया कि हो सकता है कि पूरे राज्य में आप अप्लाई ना करो, राज्य के किसी पार्ट में अप्लाई करना चाहो पहले और बाद में, तो आप वो भी कर सकते हो। क्योंकि जब ये लॉ किसी स्टेट में एनफोर्स हो जाएगा तो फिर इस लॉ का जो लास्ट का प्रोविज़न आप देखेंगे, सेकंड लास्ट प्रोविज़न, तो यहाँ पे एक सेक्शन है वो बोलता है सेक्शन 19 में लिखा है कि जिस भी स्टेट में अगर ये लॉ अप्लाई हो गया, तो जो सेक्शन 562 किसका, CRPC 1898 का, क्योंकि कोड का मतलब आप देखेंगे डेफिनेशन में तो वहाँ लिखा है CRPC 1898। तो CRPC 1898 का ये जो सेक्शन 562 है जो बात करता है प्रोबेशन की, वो क्या हो जाएगा, वो सीज़ हो जाएगा। सीज़ का मतलब होता है रोक दिया जाएगा इस्तेमाल करने से। ठीक है, तो अगर स्टेट ने ये लॉ अप्लाई कर दिया तो प्रोबेशन जो है वो हो जाएगा सेक्शन 562 CRPC 1898 का, और सेक्शन 360 CRPC है 1973 का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सीज़ हो जाएगा अगर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट किसी भी स्टेट ने लागू किया, तो फिर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट ही एप्लीकेबल होगा। यहाँ तक कहानी हमको समझ में आती है। हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अब हम पढ़ते हैं इस लॉ का ऑब्जेक्ट क्या है। इस लॉ का ऑब्जेक्ट है, ये आप देखिए, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर रिलीज ऑफ ऑफेंडर ऑन प्रोबेशन और आफ्टर ड्यू एडमोनिशन एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद। ये एक लॉ है, एन एक्ट है, क्या प्रोवाइड कर रहा है, रिलीज़ ऑफ ऑफेंडर्स। तो पहले आपको ऑफेंडर बनना पड़ेगा, तब आपको वो रिलीज़ करेगा, छोड़ेगा। किस पे छोड़ेगा, या तो प्रोबेशन पे या फिर ड्यू एडमोनिशन। ड्यू एडमोनिशन का मतलब डांट के भगा देना, जो डांट के भगाना, दैट इज़ ड्यू एडमोनिशन। प्रोबेशन का मतलब माफ़ करना, लेकिन कुछ कंडीशंस जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी तभी
वो माना जाएगा। एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविथ, और उनसे रिलेटेड जो भी मैटर हैं वो सब। अब ये सेक्शन 1 में लिख दिया है कि दिस एक्ट को ये लॉ बोलेंगे क्योंकि शॉर्ट टाइटल इज़ बेसिकली द नेम ऑफ द लॉ। एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, पहले जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होता था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया 2019 का, और उसके बाद सारे लॉज जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल हैं। और स्टेट गवर्नमेंट जो भी होगी वो अपना जो भी डेट बताएगी उस दिन ये लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। तो राजस्थान स्टेट ने भी इसको अप्लाई कर रखा है और ये राजस्थान में इन्फोर्स्ड में है। आगे डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है कोड का मतलब CRPC, प्रोबेशन ऑफिसर जो सेक्शन 13 में, प्रिस्क्राइब का मतलब जो रूल्स हैं, और वर्ड्स एक्सप्रेशन जो यहाँ डिफाइन नहीं है तो उनका मीनिंग आप CRPC से ले लेंगे। IPC ने लिखा है, CRPC लिखा है, ये प्रोसीजरल पार्ट बात करता है, ये प्रोसीजर के अंदर काम आने वाला लॉ है। ठीक है, आगे है सेक्शन 3 जिसमें बोला है पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स आफ्टर एडमोनिशन। एडमोनिशन का मतलब होता है डांट फटकार के भगाना। तो यहाँ पे आप देखेंगे IPC के कुछ सेक्शन मेंशन है, 379, 380, 81, 404, 420। तो ये सब थेफ्ट के रिलेटेड प्रोविज़न है। अगर आप देखेंगे 3 तो प्रोविज़न थेफ्ट से रिलेटेड है। 404 बोलता है अगर आप किसी डेड बॉडी से कोई सामान को उठा लेते हैं, सो दैट इज़ डिसऑनेस्ट क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। एंड 420 इज़ जब आप चीटिंग करते हैं रिलेटेड टू एनी डॉक्यूमेंट्स, एनी प्रॉपर्टी मैटर, सो दैट इज़ 420। नाउ BNS के अंदर ये जो प्रोविजंस हैं ये 2023 में जो BNS आया उसमें अलग अलग सेक्शंस में है। तो ये बोलता है कि ये IPC के 5 सेक्शन या फिर किसी भी ऑफेंस अंडर इंडियन पीनल कोड या एनी अदर लॉ, या तो भारतीय न्याय संहिता जो है दैट इज़ इंडियन पीनल कोड ऑफ 1860, उसमें कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसका इम्प्रिजमेंट की सज़ा या तो 2 साल से कम है या सिर्फ फ़ाइन है या दोनों हैं, सिर्फ उन्हीं ऑफेंसेस में सेक्शन 3 अप्लाई होगा। अगर मैं आपसे बोलूँ सेक्शन 3 की एप्लीकेबिलिटी बताइए क्या है, तो सेक्शन 3 की एप्लीकेबिलिटी ये है कि ये सिर्फ IPC के जो 5 ऑफेंस बता रखे हैं जिसमें 379 थेफ्ट का पनिशमेंट, 380 जब थेफ्ट बाय सर्वेंट और क्लर्क और ये लोग जो प्रॉपर्टी जहाँ पे कस्टडी होती है वो लोग कर रहे हैं, और 381 जो थेफ्ट बाय सर्वेंट और मास्टर और ये जो लोग हैं वो कर रहे हैं। 404 बताया मैंने आपको, जो डेड बॉडी से आप कोई सामान चोरी कर रहे हैं तो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी कहलाएगा वो, डेड बॉडी से आप जो सामान उठाते हैं। और 420 है दैट इज़ प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में आप जब चीटिंग कर रहे हैं तो 420। नाउ BNS में ये सेक्शन नंबर बदल चुके हैं, तो ये 5 सेक्शन, इसके अलावा कोई भी ऑफेंस जिसका पनिशमेंट क्या है 2 साल से कम है या सिर्फ फाइन है या ये दोनों हैं, तो वही ऑफेंसेस में कोर्ट के पास ये पावर है। कोर्ट के पास पावर है, इट इज़ नॉट द राइट ऑफ द पार्टी, इट इज़ द पावर ऑफ द कोर्ट और डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट यू कैन से। तो कोर्ट के पास ये पावर है। कोर्ट में इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग हिम, सज़ा देने की जगह उस पर्सन को क्या कर सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है रिलीज हिम आफ्टर ड्यू एडमोनिशन। तो क्या बात बोली अभी तक, बोले ये 5 तो सेक्शन हो गए, बाकी ये 2 साल से कम का कोई भी अपराध या तो IPC में है या किसी और लॉ में है, और कोर्ट का ये पर्सन है को किसी अदर और प्रीवियस कन्विक्शन नहीं है उस अक्यूज्ड का, उस ऑफेंडर का, और ये प्रूव होता है और कोर्ट बाय विच द पर्सन इज़ फाउंड गिल्टी, कोर्ट का ये ओपिनियन है जब उसने सर्कमस्टांस देखा केस का, नेचर देखा केस का, साथ में ऑफेंडर का कैरेक्टर देखा, और उसको लगा कि अभी इस पर्सन को सज़ा देने की जगह या गुड कंडक्ट में रिलीज़ करने की जगह सेक्शन 4 इसको सिर्फ डांट फटकार के भगा सकते हैं, तो ये समझ जाएगा, मान जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने एक चोरी करी, चोरी का टोटल अमाउंट है ₹10, 10 रुपये की आपने चोरी करी, तो आपके ऊपर FIR होगी चोरी की, केस चलेगा चोरी का, जजमेंट देने के लिए जब कोर्ट फाउंड करेगा कि हाँ आप गिल्टी हैं, तो अब आपको चोरी के लिए पनिशमेंट तो 3 साल है, 3 इयर्स
लेकिन कोर्ट को लगता है कि यार एक तो 10 रुपये की चोरी करी है, तो वो सबसे पहले क्या देखेगा कि आपका कोई प्रीवियस कन्विक्शन तो नहीं है। फिर वो सरकमस्टांस देखा कि इसने 10 रुपये क्यों चुराए हैं। फिर वो नेचर देखेगा केस का, ऑफेंस का क्या नेचर है, और ऑफेंडर जो है जिसने ये 10 रुपये चुराए उसका क्या कैरेक्टर है। अगर वो आदतन चोर है जब तो उसको सज़ा देनी चाहिए, लेकिन वो चोर नहीं है, बस उसी दिन किसी एक इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस में उसने 10 रुपये चुराए, तो यहाँ पे कोर्ट उसको सज़ा ना देने की जगह उसको एडमोनिशन पे डांट फटकार के रिलीज़ कर देगा। ठीक है। प्रीवियस कन्विक्शन का मतलब ये भी माना जाएगा अगर कोई पर्सन एक बार ऑलरेडी या तो सेक्शन 3 में या सेक्शन 4 में, अंडर दिस सेक्शन मतलब सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में ऑलरेडी एक बार रिलीज़ हो चुका है, तो वो भी प्रीवियस कन्विक्शन में माना जाएगा। देन सेक्शन 4 की बात करते हैं हम। सेक्शन 4 में लिखा है पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर ऑन प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट। अब रिलीज़ कर रहे हैं ऑफेंडर को ऑन प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे व्यवहार पे। ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने ग्राउंड मेंशन कर रहे हैं। इसमें लिखा है कि जब कोई ऑफेंस है जिसका पनिशमेंट डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ नहीं है, पर्सन गिल्टी फाउंड हुआ है, सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस को ध्यान में रखते हुए, नेचर ऑफ द ऑफेंस को ध्यान में रखते हुए, कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर को ध्यान में रखते हुए, ये कोर्ट का ओपिनियन है, कोर्ट का ओपिनियन है। ठीक है। रिलीज हिम ऑन प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट। ठीक है। तो कोर्ट का ओपिनियन है कि उस पर्सन को, उस ऑफेंडर को रिलीज़ करना चाहिए। नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग, किसी भी लॉ में चाहे कुछ भी लिखा हो, कोर्ट में, यहाँ पे बात लिख दी इन्होंने कोर्ट में, तो डिस्क्रिशन है कोर्ट का, यहाँ पे भी अगेन राइट नहीं है अक्यूज दी ऑफेंडर का। कोर्ट उसको सज़ा देने की जगह उससे बोल सकता है कि वो रिलीज़ कर रहा है, आपको रिलीज़ करने के लिए एक बॉन्ड भरना पड़ेगा, विद या विदाउट श्योरिटी का हो सकता है, और अपीयर होना पड़ेगा, और आपको सज़ा मिलेगी जब भी आपको बुलाया जाएगा। नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, 3 साल तक का आपको टाइम दिया जाता है। 3 साल तक वेट कर रहे हैं वो। क्या पता अगर आप फर्दर ऑफेंस कमिट कर दें, या क्या पता आप कोई और ऑफेंस कमिट कर दें, या जो कंडीशन हम कोर्ट लगाएंगे बॉन्ड में, कुछ कंडीशन हम अगर लगाते हैं और वो कंडीशन आप ब्रीच कर रहे हैं तो हम आपको बुला सकते हैं, लेकिन ये 3 साल तक का ही बॉन्ड होगा। बॉन्ड का टाइम पीरियड 3 साल तक का है, और उस 3 साल में आपको क्या करना है, शांति बना के रखनी है और व्यवहार अच्छा रखना है। ये 2 काम आपको करना है। जब तक प्रोबेशन ऑफिसर की जो रिपोर्ट है वो जब तक नहीं पड़ेगा तब तक कोर्ट रिलीज़ नहीं करेगा। ये सबसेक्शन 2 के अंदर लिखा है, और यहाँ पे प्रोवाइडेड में लिखा है, प्रोवाइजो में लिखा है, जब तक कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हो जाता कि ऑफेंडर या श्योरिटी, कोर्ट रिलीज़ नहीं करेगा जब तक एक आपके पास कोई जगह रहने की पता हो, या फिर आप कहाँ काम करते हैं, किस प्लेस पे करते हैं, वो क्लियर हो, जिसमें कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है, या फिर वो रहने वाला है जिसने ऑफेंस कमिट किया। तो मतलब आपका एड्रेस क्लियर होना चाहिए कि अगर आपको पकड़ना हमें पड़ जाए तो किस जगह आप मिलेंगे हमें। नेक्स्ट आगे यहाँ पे लिखा है सबसेक्शन 3 में कि व्हेन द ऑफेंडर, जो सबसेक्शन 1 में हुआ है कि 3 साल तक का आपको बॉन्ड हम फिल करवा रहे हैं, कोर्ट में ओपिनियन इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑफेंडर, ऑफेंडर के इंटरेस्ट में, एंड ऑफ द पब्लिक, तो 2 लोगों का इंटरेस्ट है, एक ऑफेंडर दूसरा पब्लिक, दोनों का होना चाहिए। एक का है अकेला, दूसरे का नहीं है तो ऐसा नहीं चलेगा, दोनों का इंटरेस्ट होना चाहिए। कोर्ट को क्या लगता है, इन एडिशन सुपरविजन ऑर्डर जो अभी हमने 3 साल का दिया है, उसके एडिशन में हम डायरेक्शन दे रहे हैं, ऑफेंडर शैल रिमेन अंडर सुपरविजन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर, तो एक प्रोबेशन ऑफिसर डेजिग्नेट करेंगे, आप उसके सुपरविजन में काम करेंगे, उसको पता होना चाहिए, और वो सुपरविजन ऑर्डर जो है वो 1 साल का होगा, और जो 3 साल का ऑर्डर है दैट इज़ कंडीशनल वाला, जिसमें आपको कंडीशन प्रोबेशन ऑर्डर दे दिया हमने। अब एक सुपरविजन ऑर्डर, सुपरविजन का मतलब आपके ऊपर नज़र रखने के लिए, तो आपके ऊपर नज़र रखने के लिए 1 साल से कम का नहीं होना चाहिए, नॉट बीइंग लेस देन 1 ईयर, तो मिनिमम 1 ईयर का तो सुपरविजन ऑर्डर हो ही सकता है मिनिमम। एंड सच सुपरविजन ऑर्डर इम्पोज कंडीशन, और उसमें कंडीशन भी लगाई जा सकती है। आगे सबसेक्शन 4 में लिखा है कि ऑफेंडर जो भी होगा उसको क्या करना है कि वो
बिफोर ही रिलीज, कोर्ट से रिलीज़ होने के पहले जब भी वो बॉन्ड भर रहा है विद या विदाउट श्योरिटी, जो भी कंडीशंस हैं इस ऑर्डर में और कोई भी एडिशनल कंडीशन विथ रिस्पेक्ट टू रेजिडेंस कि उसका घर परमानेंट कहाँ है या दुकान जहाँ पे भी काम कर रहा है, एब्सटेन फ्रॉम इंटॉक्सिकेट्स, नशे वाली चीज़ों से वो दूर करेगा, खुद को नहीं रखेगा, या कोई भी ऐसा मैटर जिसको कोर्ट को लगता है पर्टिकुलर समझना कि ये चीज़, ये कंडीशन लगाना फिट है फॉर प्रिवेंटिंग रिपीटेशन ऑफ सेम ऑफेंस और कमीशन ऑफ अदर ऑफेंस, कि या तो हम ऐसी कंडीशन लगाएं जिससे जो करंट में ऑफेंस कमिट किया जा रहा है तो वो ना हो, और जो फर्दर कमिट करने के चांसेस हो सकते हैं वो भी ना हो, सेम ऑफेंस भी ना हो, कोई दूसरा ऑफेंस भी ना हो। और लास्ट सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 है, कोर्ट मेकिंग सुपरविजन ऑर्डर शैल एक्सप्लेन द ऑफेंडर द टर्म्स कंडीशन ऑफ द ऑर्डर फॉरथविथ फर्निश वन कॉपी। तो जो कोर्ट है जो ये ऑर्डर कर रहा है वो एक कॉपी देगा, किसको देगा सुपरविजन ऑर्डर की, ऑफेंडर को देगा, श्योरिटीज़ को देगा और प्रोबेशन ऑफिसर को देगा। तो 3 लोग हो गए जिनको वो सुपरविजन की कॉपी दे देगा। नेक्स्ट सेक्शन 6 जो है वो बात करता है रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्प्रिजमेंट ऑफ ऑफेंडर अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज, जिनकी उम्र 21 साल से कम है और अगर वो कोई ऑफेंस कमिट करते हैं जिसका पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ नहीं होना चाहिए, पनिशेबल जो है वो इम्प्रिजमेंट विथ लाइफ नहीं होना चाहिए। द कोर्ट बाय विच द पर्सन इज़ फाउंड गिल्टी शेल नॉट सेंटेंस हिम टू इम्प्रिजमेंट, तो जिस कोर्ट ने ये फाउंड किया है वो उसको सज़ा नहीं देगा जब तक कि वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता है सर्कमस्टांसेस, नेचर ऑफ द केस, कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर, कि ये डिज़ायरेबल है टू डील हिम। सेक्शन 3 और 4 में, 3 में हम उसको एडमोनिशन पे रिलीज़ नहीं कर सकते, 4 में हम उसको प्रोविशन पे रिलीज़ नहीं कर सकते। तो ये जब ओपिनियन मिल गया है कोर्ट को और कोर्ट ने कोई सज़ा दी है तो वो अपना रीज़न्स रिकॉर्ड करे, कारण जो हैं वो सारे लिखे कि बिकॉज ऑफ दीज रीज़न्स हमने आपको ये सज़ा दी है। और ये सब सेटिस्फाई करने के लिए कि ये 3 में रिलीज़ करना है कि नहीं करना है, 4 में रिलीज़ करना है नहीं करना है, एक रिपोर्ट जो प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटी है एज़ पर सेक्शन 14 वो उसको रिपोर्ट बना के देनी पड़ेगी रिगार्डिंग दैट पर्सन, दैट ऑफेंडर। सो ये जो हैं 4 सेक्शन हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आ रहे हैं। कोई भी अगर आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच।